उत्तर भारत में सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में धूप के दर्शन ही नहीं हो पा रहे। ऐसे में मौसम विभाग ने यूपी को लेकर एक खुशखबरी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की मार से जल्द राहत मिलने वाली है। वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अगले 2 दिनों तक बहुत घने से घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति रहेगी और उसके बाद हालात में सुधार आएगा। लाइट जला के चलनी पड़ती है, हॉर्न दबा के चलना पड़ता है, आगे पीछे गाड़ी चलानी पड़ती है, इंडिकेटर जलाने पड़ते हैं, लाइट हॉर्न भी बजाना पड़ता है। ठंडी इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी है। अरे पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा, इतनी ठंडी है जिसे 5-6 चल रहा है, लगभग भयंकर ठंडी चल रही है। यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कोहरा तो कम होने का नाम ही नहीं है। इतना कोहरा, ये 9 बजने वाला कोहरा के एकदम नीचे है। बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ रही है क्योंकि आग जलाने का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड, पंजाब में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर इस समय 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। आज सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रहा, जहां 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, सब हिमालय, पश्चिमी बंगाल, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का मौसम फिर से बदलने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 28 से 31 जनवरी के बीच तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बारिश के बाद सर्दी में थोड़ी कमी आएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार को बदलना हमारा आखिरी लक्ष्य। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर राज्यवार चल रही है चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। बंगाल में न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग। कहा, शरारती तत्व बन सकते हैं बाधा। लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें। कोर्ट में राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों की होगी पेशी। नौकरी के लिए इजराइल जाने वालों की लगी कतार। केंद्र पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बेरोजगारी से त्रस्त भारतीय युवा। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में सियासत की तस्वीर अब साफ होने लगी है। नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उनके कभी भी इस्तीफा देने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वैसे इस बार नीतीश के लिए इस्तीफा देकर फिर से सरकार बनाना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस बार लालू शांत नहीं है, वो लगातार सक्रिय हैं। तो वहीं एनडीए में भी हलचल मची हुई है। खासतौर पर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या बिहार के समीकरण हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, ये तय हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी रह गया है। नीतीश ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। इस बार भी वो इस्तीफा देकर सरकार बनाएंगे, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश ने इस्तीफा दिया तो फिर क्या वो सीएम बन पाएंगे? दरअसल तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के साथ बैठक में ये दावा कर दिया है कि इस बार नीतीश की पलटी मार राजनीति उन पर ही भारी पड़ सकती है। आरजेडी कैंप से ये भी खबरें आ रही हैं कि 120 विधायकों के समर्थन की व्यवस्था हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 122 का है। सिर्फ 2 विधायक और मिल जाते हैं तो बहुमत महागठबंधन को मिल जाएगा। एक तरफ आरजेडी बिना नीतीश के सरकार बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के तेवर नीतीश को लेकर अभी भी तीखे बने हुए हैं। चिराग ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2020 की रणनीति लोकसभा में भी अपना सकती है, यानी जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां अपना उम्मीदवार नहीं देंगे, लेकिन जहां उम्मीदवार जेडीयू का होगा वहां चिराग अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार देंगे। बीजेपी के लिए एनडीए के सहयोगियों को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी अब साफ हो चुका है कि बीजेपी ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। उन्होंने पार्टी विधायकों की मीटिंग भी बुला ली है।
राज्यपाल से मुलाकात का समय भी मांग लिया है। नीतीश एक बार फिर से इस्तीफा देंगे और सरकार वो बना सकते हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश से फोन पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन बिहार के सीएम से बात नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी सभी की नजरें राजभवन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि नीतीश के इस्तीफा देने पर आरजेडी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए उसे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत का इंडिया गठबंधन पर ज्यादा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बिहार में इंडिया के दूसरे दल एकजुट हैं, तो देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इंडिया में सीटों के बंटवारे की तस्वीर भी साफ हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने पहले आरएलडी से गठबंधन तय किया है और फिर कांग्रेस के साथ ही सीटों का बंटवारा कर लिया है। तो यूपी में किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। वैसे कांग्रेस की ओर से अखिलेश के दावे की पुष्टि नहीं की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सपा के साथ अभी भी हमारी बातचीत चल रही है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 17 जनवरी को सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और सपा के बीच बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में कोई नतीजे नहीं निकल सके थे। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सपा के साथ एक और बैठक होनी है। बात नहीं बनी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव के साथ बात करेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की राजनीति इतिहास बदल देगी। सपा और आरएलडी के बीच पहले से ही सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरएलडी को 7 सीटें दी गई थी, लेकिन इसमें भी 3 सीटों पर सपा उम्मीदवार आरएलडी के चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बची हुई 4 सीटों पर जयंत चौधरी ही उम्मीदवारों का चयन करेंगे। कांग्रेस को 11 सीटें देने के बाद बची हुई 62 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। वैसे अखिलेश यादव शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में अब तेजी से सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो रही है। गठबंधन पूरी तरह से एकजुट बना हुआ है और इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने बड़ा बयान दे दिया है। स्टालिन ने ये कहा है कि हमें अपना वोट एकजुट रखना है। तो क्या कहा है तमिलनाडु के सीएम ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बना ली है। विपक्षीय इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही द्रमुक पार्टी ने लक्ष्य हासिल करने के लिए एकता का मंत्र भी दिया। इंडिया गठबंधन के दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का प्लान बनाया है। कांग्रेस, द्रमुक और वाम दलों और विदुथलाई चिरुथिगल काची के शीर्ष नेताओं ने वीसीके द्वारा आयोजित लोकतंत्र जीतेगा सम्मेलन में भाग लिया। लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलम की अध्यक्षता वाली वीसीके तमिलनाडु में डीएमके की प्रमुख सहयोगी है। द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, सीपीआई-एम और सीपीआई के नेता सीताराम येचूरी और डी राजा के साथ कई और लोगों ने बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के मुद्दे पर भी सम्मेलन में बात की। उन्होंने कहा कि इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू अध्यक्ष और राज्य के सीएम नीतीश कुमार एक और बार पलटवार कर सकते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में लौट सकते हैं। अपने संबोधन में स्टालिन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये महसूस करना होगा कि जब बीजेपी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के स्तर पर भी विपक्षी गठबंधन की जीत की संभावना से घबरा गई थी, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के बीच ये एकता बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर देगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्थगित होने और वहां आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन का हवाला देते हुए स्टालिन ने कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मेयर स्तर का चुनाव भी रद्द करा दिया क्योंकि परिदृश्य जीत के लिए तैयार था। मीडिया ने बाद में स्थगित किए गए मेयर चुनाव को इंडिया गठबंधन की पहली जीत के रूप में पेश किया। जब वे मेयर स्तर का चुनाव भी रद्द कर देते हैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को भाजपा के डर का एहसास होना चाहिए। हमें इसका उपयोग करना होगा। हमें अब जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाना होगा। हम एकजुट रहेंगे तो बीजेपी हार जाएगी, लोकतंत्र की जीत होगी और समय यही कहेगा। इंडिया गठबंधन एकजुट है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का उपयोग किया जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा दिया है।
तो क्या कहा है आपने, जिससे देश भर में मच गई है हलचल? देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। आपको बता दें केजरीवाल के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उनका दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 विधायकों को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी विधायक भी मजबूती के साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। इतना ही नहीं, सीएम ने बताया कि आप सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने विधायकों को ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपया देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है। वहीं आतिशी ने कहा, दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने 7 विधायकों से संपर्क किया है। बीजेपी कह रही है कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और सरकार गिरा देंगे। बीजेपी 21 विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदना चाह रही है। 2013 में भी बीजेपी ने आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी। हमने बीजेपी के शेर सिंह डागर का स्टिंग भी दिखाया था, उसके बाद भी कोशिश की। तथाकथित शराब घोटाले में केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार करवाकर सरकार गिराना चाह रही है। आपके विधायक डरने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी को दिल्ली में 7 लोकसभा सीट में से एक भी सीट नहीं मिलेगी। आतिशी ने कहा, बीजेपी के एक नेता की रिकॉर्डिंग है, समय आने पर सबके सामने भी हम लाएंगे। वहीं आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने की बात कही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑपरेशन लोटस उन राज्यों में सत्ता में आने के लिए बीजेपी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है जहां वे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की कोशिशों की पोल खोलकर रख दी है, तो दूसरी तरफ पोल महाराष्ट्र सरकार की मजबूती के दावों की भी खुल रही है। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आंदोलनकारी जैसे ही मुंबई पहुंचे, राज्य की शिंदे सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 21 जनवरी से शुरू हुआ मोर्चा अपने अंजाम तक पहुंच गया है। मनोज जरांगे के साथ अपनी मांग को लेकर हजारों की संख्या में मराठों ने आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को अपने पक्ष में झुका ही लिया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने आंदोलनकारी मराठाओं की मांग मान ली है। मुंबई पुणे राजमार्ग से होते हुए मनोज जरांगे शुक्रवार को नवी मुंबई पहुंचे थे, जहां आजाद मैदान में उन्होंने प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। उनके बढ़ते काफिले को देख महाराष्ट्र सरकार घबरा गई थी। शायद इसीलिए पहले तो मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारी मराठाओं को आजाद मैदान जाने से रोका, लेकिन जब मराठा नहीं रुके तो शिंदे सरकार ने घुटने टेक दिए। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में कार्यकर्ता मनोज जरांगे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जरांगे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली हैं और इसी के साथ उन्होंने आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो सरकार का पत्र स्वीकार करेंगे और मुख्यमंत्री के हाथ से जूस पीकर ये आंदोलन खत्म करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसे महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात, गैर अनुसूचित जनजात, खानाबदोश जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र नियम 2024 कहा जाएगा। इसके तहत कुनबी जाति के आवेदकों को अपने रक्त रिश्तेदारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हलफनामा देना पड़ेगा, जिसके बाद ही उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कुनबी होने का रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति की एक ही जाति में विवाह से बने संबंधों को भी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार सरकार मराठों को उनका हक देगी। देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव से पहले भड़की इस आग को शांत करना भी शिंदे सरकार के लिए बहुत जरूरी था,
क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और मराठा इन पर काफी प्रभावशाली हैं। शिंदे ने मराठा आंदोलनकारियों की सभी मांग मान ली है, जिसके बाद जरांगे ने ऐलान कर दिया है कि हम आज वापस जा रहे हैं, लेकिन सरकार वादे से पलटी तो फिर लौटेंगे। यानी शिंदे सरकार को ज्यादा दिनों की राहत नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं को राहत नहीं मिल रही है, उनकी सुरक्षा संकट में दिखाई दे रही है और ये सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट के हवाले से महिलाओं की स्थिति को लेकर भारतीय अखिल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 के बीच लापता होने वाली महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा पाई गई है और जिन राज्यों में ये आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, उनमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को लाडली बहनें मामा कहती रही हैं, वहां महिलाओं की ये स्थिति काफी चिंताजनक है। मामले में मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच देश में 10 लाख बहनें लापता हो गयी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। भाजपा सरकार बताए कि कहां है हमारी 10 लाख बहनें। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन सभी परिवारों को आमंत्रित करेंगे ताकि उनके साथ हुए अन्याय के बारे में देश को पता चल सके और राहुल गांधी जी द्वारा प्रस्तुत न्याय के 5 स्तंभ में से एक नारी न्याय इन परिवारों को मिले। भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ है। अब अलका लांबा ने अपनी इस पोस्ट में भाजपा के खोखलेपन पर तंज कसते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों की उम्मीद दी है। उन्होंने न्याय यात्रा के माध्यम से इन नारियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और उन महिलाओं के परिजनों को यात्रा से जुड़ने का आमंत्रण भी दिया है। जहां बीजेपी की सरकार, वहां महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। तो संकट इस समय देश के लोकतंत्र पर भी बताया जा रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतांत्रिक अधिकारियों को समाप्त कर रही है और अब इसे लेकर पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है पूर्व सीजेआई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार बहुमत के दम पर ऐसे फैसले ले रही है जिसका उल्टा असर दिखाई दे रहा है। देश में कई बड़े आंदोलन मोदी सरकार के फैसले के चलते हुए, किसान का आंदोलन हो या सीए के खिलाफ अल्पसंख्यकों का आंदोलन। वैसे सरकार के अधिकांश फैसले देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाते दिखाई दिए हैं। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार बहुसंख्यकवाद का समर्थन कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाया जा रहा है। दूसरी ओर बहुसंख्यकवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने दावा किया कि लोकतंत्र में सरकार बहुमत से चुनी जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार के बहुसंख्यकवादी सामाजिक दर्शन से व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर का यही मतलब था। संविधान में हमारी प्रस्तावना का हिस्सा होने के नाते बंधुत्व की धारणा सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है। सीजेआई ने सवाल किया कि हम लोग दावा करते हैं कि मैं सबसे महान, सबसे बड़े लोकतंत्र में रहता हूं, लेकिन क्या आप अपने साथी, देशवासियों, सहकर्मियों और सहपाठियों का सम्मान करते हैं? पूर्व सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कभी भी पुराने नहीं हो सकते। वह इतिहास के व्यक्ति नहीं है, वह वर्तमान के व्यक्ति हैं और यही उनमें महानता है। दीपक मिश्रा के बयान के बाद अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या मोदी सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी? सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदुत्व और बहुसंख्यकों के वोट पर ही रहेगा या उसे अल्पसंख्यकों के बारे में भी सोचना होगा? और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। मंदिर निर्माण के बाद में अब तोड़फोड़ का सीजन आ चुका है। एक नहीं बल्कि दो राज्यों में सरकारों को तोड़ने की बात कही जा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि सरकार कभी भी उनको लगता है कि जा सकती है। अब देखना यह है कि तोड़फोड़ करने वाली पार्टी कहां तक इसमें कामयाब होती है, क्योंकि फिलहाल तो आदमी काम पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज़